हेलो स्टूडेंट्स, DIB के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। MPPSC 2025 के लिए जो हम करंट अफेयर्स की क्लास चला रहे हैं और उस करंट अफेयर्स की क्लास में हमने लास्ट जो लेक्चर था उससे MCQ सीरीज स्टार्ट कर दी थी। आपको पता है कि हम प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन है उसी पर बेस्ड हम ये करंट अफेयर की क्लास चला रहे हैं और ये जो MCQ हैं ये भी दर्पण में जो मैगजीन के पीछे वाले सेक्शन में दिए रहते हैं। समसामयिक घटनाक्रम, बैंकिंग घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक, तो वो सब हम वहीं से हमने वो सब MCQs डायरेक्ट लिए हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें समसामयिकी MCQs कर लिए थे। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो मैगजीन है उसमें आर्थिक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहते हैं जिसमें उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, सचेतता, इससे संबंधित जो प्रश्न दिए रहते हैं आज हम उन प्रश्नों को करेंगे। जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। उसके लिए जो लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, टाटा समूह की कंपनियों की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स। तो एक्चुअली टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है जिसमें टाटा ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं वो सभी उसमें आ जाती हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स वगैरह ये सब। तो जो टाटा सन्स है इसमें लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, यानी टाटा ट्रस्ट भी अपने आप में एक कंपनी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट का परसेंटेज टाटा सन्स में कितना है। ऑप्शंस है 33, 66, 80 और 100%। तो देखिए 100% तो हो नहीं सकता है, तो ये तो पहले ही बार हो जाएगा, लेकिन टाटा ट्रस्ट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो ये राइट आंसर इसमें है 66%। क्योंकि आपको मालूम है श्री रतन टाटा का निधन अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए टाटा से जुड़ा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT बेसिकली क्या है। IIFT एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक्चुअली एक शिक्षण संस्था है, कॉलेज है एक, और ये दिल्ली में स्थित है। जो कैट का एग्ज़ाम होता है उससे इसमें कहना चाहिए एंट्रेंस मिलता है, पढ़ाई करने का मौका मिलता है। और ये फैशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फैशन ट्रेड के फील्ड में मार्केटिंग और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो जो IIFT है इसने विदेश में अपना पहला कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा अक्टूबर माह में की है, यानी IIFT अब विदेश में अपना सेंटर खोल रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने सिंगापुर, बैंकॉक, अबू धाबी और दुबई। ठीक, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर है इसका दुबई। तो IIFT का अब जो नया सेंटर खुलेगा वो भारत के बाहर कहाँ खुलने वाला है, ये दुबई में खुलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ये आ चुकी है, इसमें भारत की 105th रैंक है। इसके अनुसार कितने देशों में भूख की स्थिति एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग से मतलब हो जाता है कि सबसे खराब स्थिति है, और ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स एक्सट्रीमली अलार्मिंग के लिए इसमें इंडेक्स की जो वैल्यू रहती है वो 50 और 50 से ऊपर रहती है, यानी बहुत खराब स्थिति। तो कितने देशों की स्थिति पूछी जा रही है इस इंडेक्स 2024 के अनुसार, क्या है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग है यानी इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। ऑप्शन से ए 0, बी 4, सी में 2 है और डी में 6 देश। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, ए 0, यानी कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर स्थिति कैसी बन रही है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग की कंडीशन बन रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही मतलब वित्तीय वर्ष अप्रैल से प्रारंभ होता है, तो पहली छमाही कब तक हो जाएगी, अप्रैल से सितंबर 2024 के लिए भारत के
विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़ों। देखिए अनंतिम, अनंतिम से मतलब क्या है, अभी ये जो डेटा है इसे फाइनल करना बाकी है, इसमें और संशोधन किया जाएगा, उसके बाद में अंतिम डेटा यानी फाइनल डेटा रिलीज किया जाएगा। जो एट ए टाइम डेटा रिलीज होता है उसे अनंतिम डेटा के नाम से जानते हैं। तो अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद में, देखिए मद, व्यापार में जो मद होती है, नॉर्मली मद का मतलब आइटम से होता है वैसे, तो या तो वो कोई वस्तु होगी या कोई सेवा होगी। तो किस मद में पूर्व वर्ष की समान अवधि, पूर्व वर्ष की समान अवधि मतलब 23-24 की पहली छमाही, पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में सबसे कम वृद्धि प्रतिशत में प्राप्त की गई है। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि 24-25 की पहली छमाही में ऐसे इन चारों में से कौन सी मद है जिसमें सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई है, यदि हम पिछले साल से तुलना कर लें 23-24 से इसी समान अवधि में। ऑप्शन है आपके सामने, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का आयात और सेवाओं का निर्यात। यानी सबसे कम वृद्धि दर पिछले साल की अपेक्षा इस साल की छमाही में दर्ज की गई है, तो वो है वस्तुओं का निर्यात। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत से वस्तुओं का एक्सपोर्ट बहुत कम है, और एक्चुअली में देखा जाए तो जो गुड्स हैं उसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हम अपने दैनिक जीवन में सुबह उठते साथ ही टूथपेस्ट से लेकर के और मतलब दिन भर मोबाइल फ़ोन चलाना, टेलीविज़न, ये सब सारी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये सब ज़्यादातर कैसे हैं, सब विदेशी कंपनियों के ही हम यूज़ करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वस्तुओं का आयात ज़्यादा होता है और वस्तुओं का निर्यात बहुत कम होता है। तो सबसे कम वृद्धि दर किसमें है, वस्तुओं के निर्यात में। नेक्स्ट, ये जो प्रश्न है वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या है, 2024-25 की पहली छमाही के लिए विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद में पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि, पिछले प्रश्न में क्या पूछा गया था, सबसे कम वृद्धि दर, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि किस मद में पिछले साल की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऑप्शंस वही है आपके सामने चारों, कौन कौन से, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, सेवाओं का निर्यात और सेवाओं का आयात। तो यहाँ राइट आंसर है आपका सेवाओं का निर्यात। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हम वस्तुओं के निर्यात में पिछड़े हुए हैं, लेकिन सेवाओं के निर्यात में भारत बहुत आगे है, क्योंकि भारत का जो आईटी सेक्टर है वो उसे सर्विस के एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे बना देता है। तो सेवाओं के निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट, आरबीआई के निम्नलिखित में से किस डिप्टी गवर्नर, यानी गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, किस डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति अक्टूबर 2024 में प्रदान की गई है। ये मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आरबीआई के किस गवर्नर को पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन है ए रविशंकर, जे स्वामीनाथन, एम राजेश्वर राव और डॉक्टर एम डी पात्रा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट आंसर क्या है, एम राजेश्वर राव। इनको पुनर्नियुक्ति दी गई है दूसरी बार, यानी पिछले साल भी पुनर्नियुक्ति थी और इस वर्ष भी उनको फिर से 1 साल के लिए आगे इनकी पोस्टिंग बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा, द्वैमासिक समीक्षा यानी कि हर 2 महीने में समीक्षा होती है, मैं एक बार पुनः रेपो दर, रेपो दर यानी कि वो दर जिस पर आरबीआई बैंक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, रेपो दर अपरिवर्तित रही, यानी रेपो दर में चेंज नहीं किया गया। मौद्रिक नीति की है लगातार कौन सी द्वैमासिक समीक्षा थी जब रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी ये कौन सा समय था, कौन सा कितनी बार हो चुका है इसके पहले, और ये कौन सा समय था या कितनी बार है कि लगातार इतने टाइम से रेपो रेट और बाकी के रेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन है लगातार 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार।
तो राइट आंसर है इसका, ये लगातार 10वीं बार एक ऐसा अवसर है जब रेपो रेपो के अलावा भी जो CRR है, SLR है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो क्या है, ये लगातार 10वीं बार बैंक की जितनी भी दरें हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। नेक्स्ट, 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति, यानी एक तो देखिए प्रश्न आपका यहीं से तैयार हो रहा है कि जो मौद्रिक नीति समिति जो मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है और मौद्रिक नीति की समीक्षा भी करती है, तो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। 3 सदस्य RBI के होते हैं और 3 सदस्य वित्त मंत्रालय जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। तो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य अक्टूबर 2024 में प्रतिस्थापित किए गए हैं, यानी कि पुराने सदस्य चले गए और नए सदस्यों को बुला लिया गया है। तो आंसर है 1, 3, 2 और 4। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 3। और ये 3 वो सदस्य हैं जो RBI के 3 सदस्यों के अलावा 3 होते हैं, यानी ये वित्त मंत्रालय के लोग होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है। तो ये 3 नए सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होकर के आ गए हैं और ये अगले 4 वर्ष के लिए अपने पोजीशन पे जमे रहेंगे। कहाँ रहेंगे? RBI की मौद्रिक नीति समिति में। नेक्स्ट, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के GDP में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान यानी पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2024 में व्यक्त किया है। ऑप्शन है 6.7%, 7.2%, 7.7% और 8.2%। देखिए ये जो प्रश्न है ये डेटा वाले प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया था, डेटा आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धि दर का जो डेटा है वो RBI भी देता है, IMF भी देता है, वर्ल्ड बैंक भी देता है, कई सारे संस्थान देते हैं। तो 4 से 5 जो संस्थान इंपॉर्टेंट हैं उसमें RBI भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? 7.2%। ये अक्टूबर माह में RBI ने वृद्धि दर इतने एक्सपेक्ट की है कि भारत की वृद्धि दर 2024-25 में 7.2 रहेगी। जब अगली द्वैमासिक समीक्षा होगी तो उसमें ये ऐसा ही रह सकता है या बदल भी सकता है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र। देखिए जब ये आता है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU, तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक की इक्विटी से मतलब क्या? शेयर्स। इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी सबसे कम है, यानी जितने भी सरकारी बैंक हैं उसमें से कौन सा बैंक ऐसा है जिसमें सरकार के शेयर सबसे कम है? PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI भी बोलते हैं इसको, और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर आप एज्यूम नहीं कर पाएंगे और इसका उत्तर है SBI। नॉर्मली SBI चूंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक सरकारी क्षेत्र का है, इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि SBI में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबसे कम है। नियर अबाउट 57.5% के आसपास ही गवर्नमेंट के शेयर्स हैं SBI में। बाकी के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी, जो गवर्नमेंट बैंक हैं, बात केवल गवर्नमेंट बैंक की हो रही है, तो सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा है। नेक्स्ट, विपणन वर्ष 2025-26 के लिए विपणन वर्ष आगे चलता है, जैसे कि 2025-26 चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष है वो 2024-25 है, लेकिन विपणन वर्ष आगे चलता है। तो विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि, प्रति क्विंटल वृद्धि सरकार ने की है? यानी कौन सी फसल ऐसी है जिसका MSP सरकार ने सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है? देखिए ये जो MSP होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये इससे नीचे कोई भी किसान इस मूल्य से कम जो सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम पर कोई भी किसान मतलब कोई भी व्यापारी या कोई भी ऐसा कहना चाहिए आड़तिया जो गेहूं खरीदने का काम करता है,
वो किसानों से इससे कम मूल्य में नहीं खरीदेगा, सरकार भी इससे कम मूल्य में किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी, और यदि कोई बाहर का व्यक्ति इससे कम मूल्य में खरीदता है तो किसान जाकर के सरकार को अपनी फसल बेच सकता है इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में। ये CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये MSP का जो प्राइस है इसका निर्धारित करके और इसकी सिफारिश करता है केंद्र सरकार के सामने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए। तो कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा बढ़ गया है? आपके सामने ऑप्शन है गेहूं, चना, मसूर और रेपसीड एवं सरसों। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो किसका बढ़ा है? रेपसीड एवं सरसों का, यानी कि MSP में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो रेपसीड एवं सरसों में हुई है। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2024 में प्रदान किया गया है? ये आपको मैं पुराने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, कौन कौन के ऑप्शंस हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि हेल। और राइट आंसर भी यही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको क्या कर दिया है? महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। हेल का जो मुख्यालय है यह बेंगलुरु में स्थित है। एविएशन यानी कि ये प्लेन, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर्स ये बनाने का काम भारत में करते हैं। ये भारत की ही कंपनी है। देखिए, महारत्न जो कंपनी होती है, महारत्न कंपनी का जो दर्जा दिया जाता है वो सरकारी कंपनी को ही दिया जाता है। अन्न दर्पण, कई बार इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, नाम देकर के आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। अन्न दर्पण निम्नलिखित में से किसकी पहल है, यानी किसने अन्न दर्पण को प्रारंभ किया है? FCI भारतीय खाद्य निगम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नीति आयोग। ठीक, तो एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है वो है FCI। FCI ने अन्न दर्पण को प्रारंभ किया है। एक्चुअली जो PDS होता है, PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS वही है जिसमें राशन की दुकानों तक क्या होता है, FCI के गोडाउनों से अनाज चल करके आता है, फिर राशन कार्ड जो धारी होता है उसको वो अनाज मिल जाता है। तो FCI ने इसको मतलब गोदाम से लेकर के दुकान तक अनाज का आना, और इसको हम क्या बोलते हैं? आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो ये जो आपूर्ति श्रृंखला है, इस आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल करके, कंप्यूटराइज करके और उसको एडवांस करके ये अन्न दर्पण के नाम से एक आपूर्ति श्रृंखला का एक पोर्टल प्रारंभ किया है। वो किसने प्रारंभ किया है? FCI ने प्रारंभ किया है। तो ये सप्लाई चेन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? अन्न दर्पण। नेक्स्ट, कतिपय धातुओं या खनिजों के उत्पादन में भारत की रैंक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। अब भारत की रैंक, इसका मतलब क्या है? विश्व स्तर पर भारत इन खनिजों के उत्पादन में कहाँ रैंक रखता है? ऑप्शन ए, सॉरी, पहला जो कहना चाहिए कि युग्म है वो क्या है? एल्यूमिनियम में भारत का दूसरा स्थान, लाइमस्टोन में तीसरा स्थान और लौह अयस्क में चौथा स्थान। आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन ए, केवल 1 एवं 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 एवं 3 सही है, और डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा स्थान है, लाइमस्टोन में तीसरा स्थान है और लौह अयस्क में चौथा स्थान है। ये आप यहाँ से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, खाद्य तेल तिलहनों पर राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य कितने वर्षों में देश को तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है? तो जो ऑयल सीड्स यानी तिलहन, जैसे कि सोयाबीन भी तिलहन की कैटेगरी में आता है, मूंगफली, सनफ्लावर, ये सब तिलहन होते हैं। तो जो कहना चाहिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में
तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि अभी बाहर से हम बहुत इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है ना। कई सारे जो सीड्स होते हैं वो हमारी पूरी निर्भरता बाहर से है, तो बाहर से इम्पोर्ट होता है। तो कितने वर्षों में आत्मनिर्भर बनाना है? ऑप्शन है 7, 12, 10 और 15। तो इसका लक्ष्य कम रखा गया है, यानी 7 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि 7 वर्ष में हम क्या करेंगे, तिलहन उत्पादन में भारत को क्या कर देंगे, आत्मनिर्भर बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने में मौद्रिक नीति की नाकामी माना जाता है? यानी जो मौद्रिक नीति समिति है उसे नाकाम मान लिया जाता है। कौन सी स्टेज आ जाए? जब हम ये मान लें कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में क्या हो चुकी है, वो मौद्रिक नीति क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। क्या क्या ऑप्शन है? यदि लगातार 2 तिमाही तक औसत मुद्रास्फीति 6% के अधिकतम स्तर से ऊपर या 2% के न्यूनतम स्तर से नीचे आ जाती है 2 तिमाही तक। दूसरा, यदि थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति 5% से अधिक हो जाती है, यानी WPI और CPI दोनों में 5% से ऊपर हो जाए महंगाई की दर। यदि लगातार 3 तिमाही तक औसत मुद्रास्फीति 6% के अधिकतम स्तर से ऊपर या 2% के न्यूनतम स्तर से नीचे चली जाए। ऊपर यहाँ पर 2 तिमाही तक थी, यहाँ 3 तिमाही तक। ऑप्शन नंबर डी, यदि लगातार 4 तिमाही तक औसत मुद्रास्फीति 7% के अधिकतम स्तर से ऊपर या 3% के न्यूनतम स्तर से नीचे चली जाती है। तो 4 ऑप्शन हैं, काफी बड़ा प्रश्न है। एक इस प्रकार के प्रश्न यदि कभी पूछने में आते हैं, चूंकि आपके बैंकिंग सेक्टर दिया हुआ है तो ये कठिन प्रश्न है, यदि आप सही कर देते हैं तो कई लोगों से आगे आप हो जाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, सी है। यानी लगातार 3 तिमाही यानी 3 महीने का 3 सेक्टर यानी कि टोटल 9 महीने 3 तिमाही तक औसत मुद्रास्फीति 6% से ऊपर नहीं जाए और 2% से नीचे नहीं जाए, यानी 2% से 6% रहना चाहिए लगातार 9 महीने तक, यानी 3 तिमाही तक। तो क्या होता है, वो ठीक है, और नहीं तो इससे ऊपर गई और उससे नीचे आ गई तो क्या मान लिया जाता है कि मौद्रिक नीति क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। नेक्स्ट, देश का ऐसा पहला राज्य जो कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित निर्णयन समर्थित प्रणाली अपनाने में अभूतपूर्व वृद्धि कर चुका है, यानी AI बेस्ड क्या हो चुका है, निर्णयन समर्थित प्रणाली, यानी डिसीजन मेकिंग भी किस पर चल रही है, AI बेस्ड चल रही है। ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार। तो ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या है इसका, बिहार। तो नीति आयोग के जो CEO हैं उन्होंने बिहार को बोला है कि बिहार में AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम चालू हो चुका है, जो काफ़ी अप्रिशिएटेबल है। नेक्स्ट, महिला एवं पुरुष रिपोर्ट 2043 के अनुसार वर्ष 2036 में भारत में लिंगानुपात कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन है 946, 952, 950 और 955। तो देखिए एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बिहाफ पर पूछा गया आपसे, महिला एवं पुरुष रिपोर्ट 2023, इसके बिहाफ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर है 952, यानी जो सेक्स रेशियो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो कितनी होने का अनुमान है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2036 में 952। 2011 की जो जनगणना थी उसमें 943 सेक्स रेशियो भारत का बताया गया था। नेक्स्ट, 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान यानी कि
पहले से ही अनुमान लगाया जाता है, वो अग्रिम अनुमान कहलाता है। अर्थव्यवस्था में से अग्रिम अनुमान काफी चलते हैं। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलों के सर्वाधिक उत्पादन के मामलों में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, यानी फसल का नाम दिया है और किस राज्य में वो फसल सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, तो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला है चावल के लिए पश्चिम बंगाल, यानी चावल का पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरा गेहूं यूपी, मक्का कर्नाटक और चना मध्य प्रदेश। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1 एवं 2, केवल 2, 3 एवं 4, तीसरा है केवल 1, 3, 4 और चौथा है सभी 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ये केवल 2, 3, 4, यानी गेहूं में यूपी है नंबर 1, मक्का में कर्नाटक और चना में एमपी नंबर 1 है। जबकि चावल में पश्चिम बंगाल पहले था और अब नहीं है, और अब तेलंगाना क्या हो चुका है, चावल में दूसरे नंबर पर है, और चावल में वेस्ट बंगाल तो तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो एक को छोड़ करके 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वेटलैंड साइट नम भूमि वेटलैंड साइट पर विचार कीजिए, कौन कौन सी हैं। नंजारायन पक्षी विहार तमिलनाडु में, काजू वैली पक्षी विहार तमिलनाडु में, तावा रिजर्वियर आपको मालूम है एमपी में। उपरोक्त में से कितनी साइटों को रामसर नम भूमि के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि ये जो वेटलैंड साइट्स हैं इनको अब रामसर जो कन्वेंशन था उस रामसर कन्वेंशन के थ्रू रामसर वेटलैंड साइट्स बना लिया गया है। इन तीन में से किस किस को। ऑप्शंस राइट आंसर है केवल 1, केवल 2, सभी 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सभी 3, यानी तीनों को क्या कर दिया गया है, तीनों को रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो चूंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये तवा रिजर्वियर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े परिवारों द्वारा लिए गए ऋणों में संस्थागत स्रोतों से लिए गए ऋणों का हिस्सा वर्ष 2021-22 में कितना रहा है, यानी ग्रामीण परिवारों ने जो ऋण लिया, पैसा उधारी पर लिया, उसमें संस्थागत स्रोत से कितना पैसा लिया। संस्थागत स्रोत से मतलब होता है कि उन्होंने जो बैंक है, संस्थागत का मतलब बैंक से होता है कि जो बैंक है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, चाहे सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक है, तो बैंक से कितना पैसा, यदि उन्होंने ओवरऑल 100 रुपये उधार लिया तो 100 में कितना प्रतिशत, उतना जितना बैंक का रहा है, कितना प्रतिशत रहा है, तो 60.5%, 69.6%, 72.3% और 75.5%। तो देखिए स्थितियां बदल चुकी हैं और ज़्यादातर संस्थागत स्रोत से ही अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऋण ले रहे हैं। पहले असंस्थागत स्रोत बहुत चलता था, यानी साहूकारों से लेना, ठीक है ना, मुनीम से लेना, ये बहुत ज़्यादा चलता था। आजकल बैंक का ही उसमें काम ज़्यादा होता है। तो 75.5% जो ऋण है वो बैंक से उधारी पर लिया गया है। बाकी असंस्थागत स्रोत जो मैंने अभी आपको बताया, साहूकार वगैरह, इनसे भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग लेते रहते हैं पैसा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, यानी एक रिपोर्ट है कौन सी, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2021-22, ये किसके द्वारा जारी किया गया। आरबीआई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, ठीक, तीसरा वित्त मंत्रालय और चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है और नाबार्ड की ही ये रिपोर्ट जारी की गई है नाबार्ड के द्वारा। तो आंसर क्या है इसका, नाबार्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक, चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से नए करंट अफेयर्स और नए नए एमसीक्यूज के साथ। आर्थिक घटनाक्रम में आपको डेटा याद करने के लिए बार बार चीज़ों को रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।